हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विज्ञान क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने इसमें एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ा रखी है। आज के हमारे लेक्चर में क्या हम देखेंगे, आज में हम देखेंगे जो शेष बची हुई हैं। मैंने एडिशन के अलावा अन्य जो क्रियाएं थी उनके बारे में भी बता रखा है। तो एडिशन रिएक्शन हमारा जो टॉपिक हो गया था। इसके बाद हम अब देखेंगे विस्थापन क्रियाएं। तो एडिशन के बाद हमारी आती है कौन सी, विस्थापन क्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, इसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसा कर दीजिएगा, ये हो जाती हैं। अब ऐसी क्रियाएं हम बता चुके हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन वे क्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो पदार्थ जुड़े या दो से अधिक जुड़े, लेकिन बनेगा कितने पदार्थ, एक ही पदार्थ बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन क्रिया है। विस्थापन में क्या होता है, एक कोई पदार्थ ए बी है, मैंने एक ही में लिया, ए और बी है। इसमें क्या होगा, एक सी पदार्थ हम डालेंगे और ये सी पदार्थ जाएगा बी को हटा देगा, तो क्या बना लेगा, ए और सी बना लेगा, साथ में बी पदार्थ जो होगा हमारा वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से एक पदार्थ हमारा जो है वो विस्थापित हो रहा है यहाँ से। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विस्थापित पदार्थ कहा जाएगा। और जो क्रिया होगी, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन क्रिया कहलाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि अब इसके अलावा हम ले लें, अगर हम ले रहे हैं जैसे कि इसके अलावा एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर इसमें परिभाषा ले लेते हैं पहले। वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है, क्या कहलाएंगी, विस्थापन क्रियाएं कहलाएंगी। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, विस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं, जिनमें कोई पदार्थ या परमाणु या उसका समूह, कोई एक किसी पदार्थ या समूह को क्या करता है, परमाणु के समूह को विस्थापित करता है। तो ऐसे क्रियाओं को विस्थापन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, एग्जाम्पल हमारी हो जाएगी, जैसे हम अब लेते हैं क्या, H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, H2SO4, और H2SO4 में डालते हैं क्या, हम डालेंगे यहाँ पर Zn, जिंक। और जिंक का क्या होगा, चूर्ण होगा। जब जिंक का चूर्ण डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक जाएगी, हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो क्रिया होती है, आपको पता है। तो H यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। H ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा ZnSO4, और साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये देखिएगा, तो यहाँ जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। इसके लिए आपको जानना बेहद जरूरी है कि ये विस्थापन होता कैसे है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे धातु डालते हैं लेकिन उससे विस्थापन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होती है, इसमें तत्वों को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, या एक क्रम में सजाया गया हुआ है। बढ़ता हो या घटता हो, अलग अलग देखते हैं लोग, अलग अलग पढ़ाते हैं, कोई बढ़ता क्रम पढ़ाता है, कोई घटता, वो अलग बात है। लेकिन तत्वों की सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है। एक यानी ये कह सकते हैं
कि ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर अरेंज किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो उस सीरीज में जो तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय सभी तत्वों को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम सक्रिय तत्व अपने से ज्यादा सक्रिय वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। इसके लिए श्रेणी आपको अगर पढ़ना है तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम हालांकि बता सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ी बता दें अभी, तो हम एक ट्रिक है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रांसियम है, तो इस तरह से एक ट्रिक चलती है, ली का वाशर काना मगल मंजन करफे कटकोनी संभव है। तो ये ट्रिक पूरी आपको मिलेगी, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें जो तत्व होता है, ऊपर वाला जो तत्व है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर जिंक जो है वो H2 को हटा सकती है, लेकिन H अगर चाहे तो ये जिंक को हटा नहीं सकता। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल पूछे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगा, 2 देखिएगा, अगर H2SO4 ही ले लें या कोई भी अम्ल ऐसा हम ले लें जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होती है, H2SO4 ही ले लिया मैंने, इसमें डाल दिया क्या, Fe की छड़ डाल दी, क्या डाल दी, Fe की छड़ डाल दी, लोहे की छड़ डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देती है, यहाँ से भी एक गैस निकलेगी, जो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होती है, और साथ में क्या बन जाएगा, SO4 जो होगा वो Fe के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा FeSO4, फेरस सल्फेट बना लेता है। ये जिंक सल्फेट हो जाता है, ये जिंक सल्फेट, और ये फेरस सल्फेट, और ये तो हाइड्रोजन गैस है। है तीसरा, इसमें ये पूछा जाएगा क्या होगा जब आपसे क्वेश्चन करेगा बोर्ड में, जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आते हैं, क्या होगा जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का चूर्ण डालते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेनली आपसे कौन सी गैस निकलती है ये पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा है क्या होगा जब H2SO4 में छड़, लोहे की छड़ ले जाते हैं तो बोलते हैं, तो क्या होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और फेरस सल्फेट बन जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड नंबर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि H2SO4 में ही, H2SO4 में सोडियम का टुकड़ा डालें, क्या डालें, सोडियम का टुकड़ा डालते हैं। तो क्या होगा जब H2SO4 में, और ये सांद्र H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा, सांद्र H2SO4 में सोडियम का टुकड़ा डालते हैं। सोडियम का टुकड़ा जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Na। अब Na जो होता है वो एक बॉन्ड बनाता है, जबकि जिंक और Fe दो बॉन्ड बना रहे थे यहाँ पर, तो Na एक बॉन्ड बनाएगा, यानी एक हाइड्रोजन को ही हटा सकता है, तो 2 सोडियम जाएंगे, 2 हाइड्रोजन को हटा दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H की जगह Na आ जाएगा, Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं विस्थापन क्रिया। इसके अलावा और भी क्रिया एग्जाम्पल है, इनके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल बन जाते हैं, ये देखते हैं एग्जाम्पल्स को भी। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं, फोर्थ नंबर एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्या, जैसे कि CuSO4 ले लिया मैंने, CuSO4, और इसमें डाल दिया मैंने क्या, Zn डाल दिया। कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डाल दिया तो ये क्रिया करेगा, जिंक, ये कॉपर जो होता है, कॉपर कम सक्रिय होता है, जिंक ज्यादा सक्रिय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कम सक्रिय होता है। तो ये जिंक जाएगा, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, आपका कॉपर अलग हो जाता है। ये भी एक प्रकार की क्या हो जाती है, विस्थापन क्रिया, ये जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। और ये कैसा सॉल्यूशन होता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद अगर हम एग्जांपल नंबर 5 की बात करें, तो जैसे CH4 ले लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNu लिखा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। जब मेथेन को क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे तो एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और एक Cl, एक H, यानी यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, H और Cl बन गया। बचा क्या, यहाँ एक H निकल गया तो CH3 बच गया, CH3, और यहाँ का एक Cl बचा हुआ है, जो कि एक तो निकल गया लेकिन एक Cl है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अब ये हो जाएगा मेथिल और ये हो जाता है क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। ये हो जाता है क्या, मेथिल क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो ये हो जाती है, ये मेथेन होती है, ये मेथेन होती है, मेथेन, और ये क्लोरीन गैस होती है।
यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है और इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में गर्म होकर मेथिल क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, तो ये भी एक विस्थापन क्रिया हो जाती है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C2H5Br, ये होता है एथिल और ये होता है ब्रोमीन, जब लगता है तो ब्रोमाइड कहलाता है, एथिल ब्रोमाइड, ये हो जाता है एथिल ब्रोमाइड। और जब ये क्रिया करता है किससे, एक्वस KOH से, KOH कैसा होगा, एक्वस होगा। ये ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक नहीं डालेंगे, एल्कोहलिक डालेंगे तो यहाँ से Br और H निकल जाएगा, एथिलीन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें एक्वस लेना है। एक्वस लेंगे तो क्या होगा, एक्वस KOH लेंगे तो ये K जाएगा प्लस में और ये जाएगा माइनस में, ये भी टूटेगा, ये Br माइनस में और एथिल समूह प्लस में। अब ये टूटेगा तो प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, तो KBr बाहर हो जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और साथ ही साथ एथिल और ये OH समूह लग जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, तो ये एथिल समूह और ये अल्कोहलिक समूह, इसलिए इसको कहेंगे क्या, एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल और ये पोटेशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड समूह यहाँ पर, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये पोटेशियम के साथ क्या लग गया, ब्रोमाइड लग गया, ब्रोमीन लग गया, ब्रोमाइड कहलाएगा। तो ये हो जाती है कुछ विस्थापन क्रियाएं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। तो अगली क्रिया हमारी होगी कौन सी, उसको देखते हैं। द्विविस्थापन क्रिया हमारी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, द्विविस्थापन, या इसको उभय अपघटन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है देखते हैं, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन क्रिया इसको बोलेंगे डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये हो जाते हैं डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों, एक मिनट, आयनों या घटकों या अन्य घटक कह सकते हैं, या अन्य परमाणु समूह की अदला बदली, अदला बदली यानी एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होती है क्या कहलाएंगी, द्विविस्थापन क्रिया कहलाती हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं क्या, हम ले लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 होता है नाइट्रेट। तो AgNO3 जो होते हैं ये एक लवण है, इसमें हम डालेंगे क्या, NaCl। तो जब इसमें NaCl का घोल किया जाता है, यानी AgNO3 में जब NaCl घोलते हैं तो Ag टूट जाता है। अब इसको कैसे तोड़ते हैं ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्रिया को समझ में आएगी। Ag जाएगा प्लस में, NO3 जाएगा माइनस में, ये दोनों आयनों में टूट जाते हैं, लवण होते हैं, लवण जब टूटते हैं तो आयनिक यौगिकों में, तो आयनिक में टूट जाते हैं, यौगिक नहीं कहेंगे। और यहाँ भी लवण है तो ये भी जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो Na प्लस में जाएगा, Cl माइनस में। अब आप देख सकते हैं प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा NaNO3 प्लस, साथ में हम क्या ले रहे हैं, NaNO3 हो जाएगा और Ag जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ बन जाएगा AgCl। तो ये हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और इसको तो आपको पता ही है, नमक होता है, साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट।
नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट अलग होता है। नाइट्राइट अगर NO2 है तब नाइट्राइट होगा, यहाँ पे नाइट्रेट है, ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो ये एक सॉल्यूशन में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर लवण घोलेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। ये हो जाती है क्रिया। और दूसरे नंबर की एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें तो एक हम ले सकते हैं क्या, जैसे H कम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CH3COOH, और इसमें डाल देते हैं क्या, NaCl। एक मिनट, इसमें NaOH ले लेते हैं, NaOH क्षार ले लेते हैं। और जब क्षार लेंगे और अम्ल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है, यानी इस ये जो पदार्थ है ये H कम है, इसका H+ टूट जाएगा। अब ये कैसे टूटेगा, ध्यान रखना है, ये जाएगा प्लस में और ये जाएगा एसीटेट आयन में। H कम है, एसीटेट बनाएगा, ये एसिटिक अम्ल है ये, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जाएगा प्लस में, ये जाएगा माइनस में, अदला बदली हो जाएगी। Na जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ, तो ये बना लेगा H जो है वो OH के साथ चला जाएगा, H OH के साथ चला गया, जल बन गया, H2O कहते हैं इसको। और CH3COO के साथ आ जाएगा Na, CH3COO यहाँ आ जाएगा क्या, Na, तो ये हो जाएगा सोडियम और ये बन जाता है एसीटेट। मैंने कहा एसीटेट समूह बन जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है, एसीटेट सोडियम से जुड़ेगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, और ये हो जाएगा जल। ये तो जल होता है, ये आपको पता ही है। सोडियम क्यों, ये सोडियम लगा हुआ है और ये इतना एसीटेट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना जो समूह है ये वाला, ये पोर्शन एसीटेट कहलाता है, माइनस में होता है, एसीटेट आयन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार की उदासीनीकरण क्रिया है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, लवण बनते हैं, क्या बनते हैं, लवण बनता है और जल बनता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। कैसे, तो एक अम्ल और ये क्षार होता है, ये क्या होता है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है एक प्रकार का, ये अम्ल है। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो सोडियम लवण और जल बनता है। इसके जितने भी एग्जांपल आपको मिलेंगे, यानी उदासीनीकरण के जितने भी एग्जांपल होते हैं वो सभी के सभी एग्जांपल किसके होते हैं, ये विनिमय क्रिया के एग्जांपल होते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखें इसके अलावा, तो तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड नंबर का एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं। थर्ड में हो जाता है, हम ले लेते हैं इस बार क्या, HCl ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं प्लस NaOH ले लेते हैं, NaOH, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब लेते हैं इसको क्रिया करवाएंगे तो ये टूटेगा प्लस में और ये जाएगा, क्लोराइड जाएगा माइनस में। NaOH को तोड़ेंगे तो Na जाएगा प्लस में, OH जाएगा माइनस में। अब Na जो है वो Cl के साथ क्या करेगा, लवण बना लेगा, H जो है वो OH के साथ जाएगा, जल बना लेगा, तो HOH जल बन गया, और Na और Cl क्या बना लेंगे, NaCl, ये बन जाएगा लवण। और ये कौन सा लवण है आपको पता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप डेली यूज में खाने में यूज करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। तो ये एग्जांपल तीसरा हो जाता है। और एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, स्कैन एग्जांपल में अगर हम फोर्थ एग्जांपल ले लें तो फोर्थ एग्जांपल में हम इस बार ले रहे हैं क्या, HNO3 लेते हैं, HNO3, और इसको क्रिया करवा देते हैं किससे, इसको क्रिया करवा देते हैं KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। HNO3 है और KOH है। अब ये टूटेगा, ये प्लस में जाएगा, NO3 जाएगा माइनस में, और पोटेशियम जाएगा प्लस में, OH जाएगा माइनस में। यहाँ पर ये क्रिया होगी एक प्रकार की एक्सचेंज क्रिया, ये आयनों की अदला बदली हो रही है, OH जाएगा H के साथ जाएगा, यानी OH यहाँ से इसके H को हटा देगा तो ये H इसके साथ जाएगा, OH बन जाएगा H के साथ, तो ये HOH क्या बन गया, जल बन गया। बचा क्या, K बचा और NO3 बचा, तो ये हो जाएगा KNO3, ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये जल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
जो कि क्षार होता है। तो ये अम्ल और ये क्षार क्या बनाए, लवण और जल बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल से आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समझिएगा और आपको समझ में भी आएंगे एग्जाम्पल्स। अब इस बार हम ले रहे हैं कोई अम्ल एक और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4, और इसको क्रिया करवा देते हैं किससे, इसको क्रिया करवा देते हैं ZnOH से, ZnOH का होल ट्वाइस। वैसे तो ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये उदासीन होता है, सॉरी उभयधर्मी होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पर क्षार के जैसे, क्योंकि अम्ल आ रहा है इसके साथ। तो ये जाएगा प्लस में और ये माइनस माइनस में, ये जाएगा प्लस प्लस में और ये माइनस में, यानी दो OH है, दो H है, दो H और दो H। अगर हम बात करें OH, H, OH, सॉरी OH और H, तो दो OH हो गए और दो H हो गए, तो कितने जल बन जाएंगे, दो जल बन जाएंगे, ये आपको पता है, 2H2 बन जाएगा। प्लस क्या होगा, Zn जाएगा SO4 के साथ, ZnSO4, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस 2H2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2O भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये इस तरह के एग्जांपल बन जाते हैं। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, बनाएंगे क्या, जिंक सल्फेट बनाएंगे और जल बना लेते हैं। तो इस तरह से आपके एग्जांपल हो जाते हैं किसके, तो द्विविस्थापन क्रियाओं के एग्जांपल बन जाते हैं। आई होप कि ये समझ में आएंगे। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। यहाँ पर एक क्रिया और आती है, इसको हम कहेंगे अपघटन, वियोजन तथा अपघटन, वियोजन और अपघटन, वियोजन और अपघटन। लेकिन यहाँ पर एक क्रिया का डिस्कस इस टॉपिक में मैंने नहीं किया है, जो कि एक होती है विलोपन क्रिया, विलोपन, विलोपन क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वैसे अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन क्रियाओं में कोई एक पदार्थ होता है, उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल जो होता है, यानी कि एक अणु कोई टूटकर निकल जाता है और एक नया पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, अभी एक क्रिया हमने ली थी एथिल ब्रोमाइड की, याद आई मुझे। तो इसमें अगर हम बात करें जैसे C2H5OH या Br ले लेते हैं, Br एथिल ब्रोमाइड लिया था और उसमें मैंने डाला था KOH, लेकिन ये KOH कैसा था, एक्वस डाला था मैंने। कैसा डाला था, एक्वस। अगर इसको एक्वस न डालें, कैसा डाल दें, एल्कोहलिक डाल दें। अगर कैसा डालें, एल्कोहलिक डालें, ये ना डालें, ये डालें, तो क्या होगा, तब ये क्रिया जो होगी इसमें से Br, अब इसको लिखना थोड़ा इस तरह से टफ होगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, H इधर, क्योंकि 5 H है तो 5 H ये हो गए और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एथिल हो जाता है, और एक 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन होता है। अब ये वाला Br इस कार्बन से निकलेगा तो यहाँ से एक H निकल जाएगा इधर से, तो क्या होगा, HBr निकल जाएगा, HBr जाएगा तो ये क्षार है और ये अम्ल, HBr अम्ल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, HBr, मैंने कहा HBr और KOH एकत्र हो गए, KOH में KBr बन जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार लवण फिर से क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, और ये H और OH क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये HBr और KOH ना होकर बल्कि क्या बनेंगे, अब KBr बनेगा प्लस H2O यानी HOH बन जाएगा। तो ये वाले दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना लेंगे आगे चल के, इसमें से ये H और ये Br, ये OH, ये बना लेंगे, ये निकालेंगे, ये रिमूव करेंगे। रिमूव करने वाले पदार्थ ये वाले होते हैं, मैंने माइनस लिख दिया, तो इनको नहीं ध्यान देना आपको, ये निकलेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, साथ में क्या बनेगा, तो CH2 और CH2 इधर बच गया, CH2, और ये आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड इधर टूट गया, एक बॉन्ड इधर टूट गया, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड था पहले से और एक और आ गया, अब ये CH2, तो ये बन जाती है क्या, एथिलीन बन जाती है, ये बन जाती है एथिलीन। तो ये एक विलोपन क्रिया हो जाती है। इनमें से क्या हुआ, दो पदार्थ, एक पदार्थ है उसमें से दूसरे पदार्थ से क्रिया करवा दी, तो एक पदार्थ इसमें से विलोप हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, विलोपन क्रिया भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया अपनी रिएक्शन टाइप में, लेकिन याद रखना यह क्रिया भी पूछी जा सकती है। आते हैं वियोजन और अपघटन की ओर। तो वियोजन और अपघटन क्या होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। विलोपन क्रिया हालांकि इंटर में आपको
बड़ी संख्या में मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे वियोजन क्या होता है और अपघटन क्या होता है। अब अगर हम बात करें वियोजन और अपघटन की, तो वियोजन को एक विशेष सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपघटन जो होता है वो तो आप सिंबल जानते ही हैं, सिंगल एरो ली जाती है। तो आइए देखते हैं वियोजन क्रियाएं। तो वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है परंतु विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियां क्या होती है, जैसे इन पे ताप दाब लगाया गया, अगर उनको हटा लिया जाए यानी उनको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो पुनः मूल रूप में लौट जाती हैं। तो विशेष परिस्थितियों, परंतु विशेष परिस्थितियों में ये पुनः मूल पदार्थ, मूल मतलब जो पहले थी, मूल पदार्थ में, परंतु विशेष परिस्थितियों में ये पुनः में मूल पदार्थ में बदल जाते हैं, बदल जाती हैं। अब क्रियाएं हैं इसलिए बदल जाती हैं या मूल पदार्थ देती हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन क्रियाएं कहलाती हैं। और इनको दो अर्ध तीर द्वारा, दो अर्ध तीर यानी ऐसे ये और ये चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाती है क्या, वियोजन क्रियाएं। और अपघटन क्रियाएं क्या होती है, मैंने कहा वियोजन क्रिया, जैसे यहाँ पे हम बात करें, एग्जाम्पल ले लें हम, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया H2 प्लस I2, क्या ले लिया, H2 प्लस I2, ये दोनों क्या करेंगी, ये पहले बनाएंगी HI बनाएंगी, 2HI। ये अगर इस तरफ जा रही है तो ये क्या बनाएंगी, 2HI बनाएंगी। और साथ ही साथ अब ये इस तरफ H2 और I2 अगर कंडीशन वापस होगी, अगर इसको मैंने गैस है, मैंने गर्म किया, सॉरी ठंडा किया तो ये 2HI बना देंगे। और इनको अगर थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो ये क्या बना देती हैं, पुनः क्या बना लेती हैं, H2 और I2 गैस में बदल जाती है। तो ये हो जाती है क्या, वियोजन क्रिया। ये बन जाती है वियोजन अभिक्रियाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वियोजन अभिक्रिया अगर उष्मा के प्रेजेंस में हो रही है, यानी उष्मा दी जा रही है, तो इसको कहा जाएगा उष्मीय वियोजन, आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसको ताप दिया जा रहा है, सॉरी विद्युत दी जा रही है, अच्छा विद्युत, उष्मा कहें या ताप कहें एक ही बात है, तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन। और दूसरा हो सकता है विद्युत की प्रेजेंस में अगर हो रही है तो विद्युत वियोजन कह सकते हैं। अगर विद्युत की प्रेजेंस में हो रही है तो तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन, और दूसरा हो जाता है विद्युत वियोजन। तो दो तरह का होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, PCl5, और इसको जब देखते हैं तो ये टूट जाता है, पहले PCl3 और साथ में Cl2 यानी क्लोरीन देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूटता है। अब अगर इसकी कंडीशन हटाई जाए तो ये पुनः PCl3 और PCl2 मिलकर क्या बना लेते हैं, PCl5 बना लेते हैं। तो ये भी वियोजन का ही एग्जांपल है, वियोजन अभिक्रिया ये भी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको मैंने बताया, ये अभिक्रियाओं के दो प्रकार बन जाते हैं, ये दो प्रकार। अब अगर यहाँ पर मैंने कहा यहाँ उष्मा दी गई, यहाँ ठंडा किया गया है, उष्मा का प्रभाव दिख रहा है, तो कैसा वियोजन हो जाएगा, ये एक प्रकार का ऊष्मीय वियोजन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर हम विद्युत दे दें तब ये क्या हो जाएगा, तब ये विद्युत वियोजन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होता है। बस इतनी सी दो छोटी छोटी बातें हैं,
एक तो ये वियोजन क्या होता है, कैसे होता है, कंडीशन हटने पर, और पुनः अप्लाई हो जाएगा जब ये इस कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी विशेष परिस्थिति अगर दे रहे हैं आप, मैंने कहा ठंडा किया तो ये इसमें बदल जाएगा, अगर गर्म कर दिया तो पुनः इसमें बदल जाएगा। तो ये है परिस्थितियों का बदलना, यानी अपनी मूल परिस्थिति में जैसे ही आएगी तो अपना मूल पदार्थ भी दे देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं। एक होता है NH3 अमोनिया होती है, और साथ में इसमें डालेंगे HCl, और अगर इसको हम क्या कर दें, ये अमोनिया जो होती है ये लिक्विड होती है, यानी द्रव होती है, द्रव, और ये क्या होती है, ये भी द्रव होता है। अब इसको जब गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये NH4Cl बनाएंगे, NH4Cl, जो कि गैस फॉर्म में बन जाता है, नौसादर होता है और उत्पादन करता है। और ये जैसे ही कंडीशन हटेगी ये पुनः किस में बदल जाएगा, ये द्रव में बदल जाएगा, अर्थात ये अमोनियम क्लोराइड पुनः ठंडा होकर क्या हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। तो ये एक प्रकार का ये भी वियोजन ही हो जाता है, वियोजन हो जाता है, वियोजन। तो इस तरह की क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4th नंबर। 4th नंबर में हम किसको लेंगे, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आप नाम लेते चलिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसमें उष्मा देंगे, और उष्मीय प्रभाव में ये कैसा वियोजन कहलाएगा, उष्मीय वियोजन कहलाएगा। उष्मा दिया तो ये टूट जाएगा CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी चूना बनाएगा, और साथ ही साथ क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, CO2 देगा। लेकिन जैसे ही इसको हम ठंडा करेंगे, यानी परिस्थितियां हटाएंगे, तो ये पुनः क्या होंगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर पुनः कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना होता है। ये कैसा वियोजन कहलाएगा, ये भी उष्मीय वियोजन हो जाएगा, उष्मीय वियोजन हो जाता है। मैंने कहा अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो अगर ताप या उष्मा लिखी हुई है तो आप जान जाएंगे कि ये कैसा वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। लेकिन अगर इस एरो के ऊपर उष्मा ना लिखकर या विद्युत ना, सॉरी, ये ताप ना लिखकर क्या लिख दिया इसने, विद्युत लिख दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उसका नाम क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन हो जाएगा। अब आती है बात वियोजन के बाद अपघटन की। तो अपघटन क्रिया भी मैंने कहा क्लास 10 में कुछ बुकों में ऐसा दिया होता है कि वियोजन और अपघटन को एक ही तरह से समझा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मैंने वियोजन को कहा 2 सिंबल से, ये जो रिएक्शन सिंबल मैंने बनाया है इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब अपघटन की बात आएगी तो उसको सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें एक बार पदार्थ बन गया तो दोबारा अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाता है। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन क्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं अपघटन क्रिया क्या होती है। तो देखा आपने कि एक क्रिया से कितने क्रिया बन गई, 2 बन गई। अगर वियोजन पढ़ना है तो वियोजन में 2 क्रिया हो जाएंगी, उसमें या तापीय कह सकते हैं उसी को, और दूसरी हो जाएगी हमारी कौन सी, विद्युत वियोजन। अब हम बात करेंगे कौन सी, अपघटन क्रियाओं की। अपघटन क्रिया क्या होती है, अपघटन क्रियाएं इनको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है, इनके बारे में परिभाषा पढ़ें। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, परंतु परिस्थितियां बदलने पर भी, मैंने कहा परिस्थितियां बदलने पर भी मूल रूप में नहीं आ पाता, परंतु परिस्थितियां बदलने पर भी अपने मूल रूप में नहीं आता,
क्या कहलाएगा? अपघटन क्रियाएं कहलाती है। तो अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। अब अगर इसमें बात करें अपघटन क्रियाएं, तो इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें सिंगल एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें सिंगल एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इनमें भी दो प्रकार की क्रियाएं बन जाती हैं। कैसी? तो मैंने कहा सेम वही प्रोसेस, जैसे वियोजन में था वैसे ही अपघटन में भी हो जाएगा। अगर क्रिया के ऊपर लिखा हुआ है क्या? ऊष्मा, यानी ऊष्मा की प्रेजेंस में या ताप की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? उसी के नाम से बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन या तापीय अपघटन। लेकिन अगर इसमें क्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में? विद्युत की उपस्थिति में। विद्युत की उपस्थिति में, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी विद्युत अपघटन। ये ध्यान रखिएगा। और ये क्रिया जो होती है विद्युत अपघटन, ये आपको पता है कि विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। तो ये दो टॉपिक आप याद रखेंगे, इनके भी दो प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन सी क्रियाएं? ऊष्मीय क्रियाएं, ऊष्मीय अपघटन, या इसी को हम तापीय अपघटन भी कहते हैं। उसमें चलिए आगे इसी में लिख लेते हैं, तापीय ऊष्मीय अपघटन, और इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, पहली ये और दूसरी ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल की ओर। इसको अगर आप नोट कर चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे की ओर। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का टूटना, HCl, 2HCl। अब इसको अगर हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर उष्मा दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, टूटेंगे तो H2 और Cl2 देंगे। यहाँ पर मैंने कहा Br था, Br में वियोजन होता है। Br के बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाते हैं और पुनः बंध भी जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और टूटकर स्ट्रॉन्ग यौगिक दे देते हैं, एक प्रकार से हम देते हैं। अब ये हाइड्रोजन अगर अलग हो गया तो ये फिर से क्रिया करके वियोजन कर अब क्रिया नहीं देगा, ये ध्यान रखना, यानी कि ये पुनः इसमें नहीं लौट पाएगा। इसी के अलावा अगर एक आपने और एग्जांपल देखा होगा वियोजन में, अब अमोनिया का बनना, वो वियोजन का भी एग्जांपल बन जाएगा और उष्मा की उपस्थिति में होता है, तो उसको वियोजन में भी ले सकते हैं। ये मैंने खैर डिस्कस नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हो गया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मैंने कहा, और टूटा क्या है किसमें? हाइड्रोजन में और क्लोराइड में। दूसरी बात हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें NaCl ले लेते हैं, 2 NaCl लेंगे और 2 NaCl जब ये टूटेंगे तो Na जाएगा, यहाँ विद्युत दे देंगे। अगर विद्युत दे रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, आपको ध्यान रखना है। एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा? 2 Na बनेंगे और साथ में क्या बनेगा? Cl2 गैस बनेगी। बाकी एक्वस सॉल्यूशन है तो जल और क्षार भी बन सकता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बनेगा जनरली क्या? क्षार। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया? सिर्फ इनको बताया है, इनकी बातें की है। तो बनता क्या है? वैसे क्षार बनता है। NaOH का निर्माण इस तरह से किया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में NaCl लेते हैं तो NaOH बनता है, क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन मैंने क्या बताया? यहाँ Na अलग किया मैंने और यहाँ पर Cl अलग कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल तो बन जाते हैं। अगला देखते हैं, H2O2 लेते हैं, H2O ले लेते हैं, जल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में H2O, यहाँ पे 2 मोल H2O लेते हैं, इसमें देते हैं क्या? उष्मा देंगे इसको, और जब उष्मा देंगे तो ये उष्मीय अपघटन कहलाएगा। ये टूट जाएगा किसमें? H2 में। कितने मोल? 4 H है तो 2 H2 बनेंगे और साथ में 2 O है। ये देखिए 2 O है, एक है तो एक का गुणा 2 करेंगे, 2 हो जाएंगे तो O2 बन जाएगी। तो ये अपघटन कैसा कहलाएगा? ये भी अपघटन उष्मीय अपघटन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 4th नंबर एग्जांपल की, एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, उस पीछे एग्जांपल में ले रखा है CaCO3, और यहाँ पर मैंने एक बात नहीं बताई शायद, एक्वस सॉल्यूशन, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये टूटेगा तो किसमें जाएगा? Ca, वैसे तो ये पहले OH देगा, OH का वोल्टेज देगा, उसके बाद इसमें CO2 एडजस्ट करेंगे, यानी प्लस CO2 निकलेगी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको पता है ये वाली पुनः इसमें जाकर क्या करेगी? अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये शायद आपको बात अभी ना समझ में आए, इसको भी छोड़िएगा। खैर ये ध्यान रखिएगा कि एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन में CO2 अगर जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब्जॉर्ब हो जाती है, जल बाहर हो जाता है और ये पुनः इसी रूप में आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। यहाँ पे देखिएगा, इस एग्जाम्पल को लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर सॉलिड ले रहे हैं, क्या
CaO प्लस CO2, सॉरी यहाँ गलत करा थोड़ा सा, CaCO3, इसको तोड़ेंगे, उष्मा देंगे अगर, उष्मा के प्रभाव में क्या होगा, उष्मा, वहां पे मैंने कहा एक सॉल्यूशन होगा, वियोजन वाले में एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पर CaCO3 लेंगे, इसको गर्म करेंगे तो CaO बनेगा प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूना तेजी से जलेगा। यहाँ पर मैंने कहा एक सॉल्यूशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने वहां पे बात नहीं बताई है। फिफ्थ नंबर ले लेते हैं, फिफ्थ नंबर में क्या लेंगे, अब यहाँ पे AgNO3 लेते हैं, लेड नाइट्रेट लेते हैं, AgNO3 ले लेते हैं, नहीं लेड Cl ले लेते हैं, यहाँ पर AgCl लेते हैं, 2AgCl लेंगे और इसको भी तोड़ेंगे उसमें की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag बन जाएगा, यानी सिल्वर बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। तो ये वियोजन भी हो जाता है कैसा, उसमें भी वियोजन हो जाता है। इसकी कुछ अन्य एग्जांपल लेते हैं, एक हो जाता है लेड नाइट्रेट का, कौन सा, लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये क्या है, आपको नाम पता होना चाहिए, ये जल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूना होता है, सिल्वर क्लोराइड, और ये सिल्वर और ये क्लोरीन। आगे हम देखते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको लेंगे कितने मोल, 2 मोल, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो लेड नाइट्रेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसको हम बदलेंगे 2PbO में बदल जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, 4NO2 है, 4NO2, तो NO2 बनेगी कितनी, NO2 2 है, 2 का दूना 4 करेंगे, ये एक Pb के साथ 2 NO2 है, तो 2 के साथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएंगी, इसलिए NO2 निकलेगी, प्रत्येक से एक ऑक्सीजन निकलेगी, प्लस क्या बनेगा, O2 बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी हो जाता है, ये यहाँ पर दे सकते हैं क्या, यहाँ पर भी उसमें देंगे, और ये एग्जाम्पल बन जाएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का, ये 5 और ये 6 नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, 6 नंबर का एग्जाम्पल हो जाता है। ये लेड नाइट्रेट कहलाता है, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट जब बनेगा तो लेड ऑक्साइड देगा, ये टूटेगा तो लेड ऑक्साइड देगा, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन है ना इसलिए ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड। साथ में क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्रिया भी किस में होती है, ये भी उष्मा की प्रेजेंस में होती है, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं क्या, उष्मा। और एक क्रिया और हो जाती है, 7 नंबर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, 7 नंबर पोटेशियम क्लोरेट होता है, KClO3, इसके 2 मोल लेते हैं और ये टूट जाता है तो ये 2KCl देता है, ये भी उष्मा की प्रेजेंस में ही टूटता है, ध्यान रखिएगा, उसमें ही अपघटन है, 2KCl देगा, साथ में क्या देगा, अब यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 3 दिख रही है, और 3 का सामने से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितने निकलेंगी, 3O2 निकलेगी, ये ध्यान रखना, 3 दूनी 6, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे इसका, तो इसको लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट, ये क्लोरेट है और ये क्लोराइड है, ये ध्यान रखना, क्लोरीन की वजह से क्लोराइड हो जाता है। तो ये 7 एग्जांपल आपको मैंने दिया, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होंगे। और अब बचे हुए हैं, हम बात करें अगर, तो एक होती है उत्क्रमणीय क्रिया और अनुत्क्रमणीय क्रिया, जो कि उसमें क्रिया की दिशा के आधार पर है कि क्रिया किस दिशा में हो रही है, अगर उत्क्रमण कर सकती है। वियोजन क्रिया आप देख रहे हैं, वियोजन क्रिया अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा ये अनुत्क्रमणीय क्रिया है। अगर इनकी बात करें, अपघटन क्रिया जितनी भी होती है, अपघटन की बात करें तो अपघटन क्रियाएं कैसे होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं, या अनुत्क्रमणीय कह सकते हैं, क्रमणीय टाइप की होती हैं, यानी इरिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, इरिवर्सिबल टाइप की होती है। जबकि आपने वियोजन देखा, ये एक दिशा में जाती हैं फिर से मूल रूप में दूसरी दिशा में लौट जाती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये रिवर्स करती हैं, इस तरफ आई फिर दूसरी तरफ लौट गई, यानी पीछे लौट गई, तो इनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, रिवर्स करती हैं, ये रिवर्स करती है ना, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ये ध्यान रखना होता है। तो ये जो होती हैं ये रिवर्सिबल टाइप की होती हैं और ये इरिवर्सिबल टाइप की होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे आप समझ लीजिए।
अगर एक दिशा में जा रही है दूसरी दिशा में नहीं लौट रही है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएंगी, इरिवर्सिबल कहलाती हैं। लेकिन अगर एक दिशा में गई और पुनः दूसरी दिशा में लौट आई तो इनको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर भी दो प्रकार बांटे गए हैं क्रियाओं के। अब आता है क्या, उष्मा के आधार पर, उष्मा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।